हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रिसर्च 365। आज हम बात करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, यानी कि संज्ञानात्मक विकास की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर 1 में भी आती हैं चीजें इससे रिलेटेड और पेपर 2 एजुकेशन में तो ये बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास, है ना। कॉग्निशन क्या होता है? कॉग्निशन होता है हमारे माइंड से रिलेटेड चीजें जो कुछ भी होती हैं, है ना, वो होता है हमारा कॉग्निशन। यानी कि द थिंग्स और द फंक्शंस रिलेटेड टू अवर माइंड कम्स अंडर द कॉग्निशन। तो जो हमारे माइंड से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे आपके कॉग्निशन के अंडर में आते हैं। अब बहुत ज्यादा बात हुई है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, यानी कि संज्ञानात्मक विकास की। तो देख लेते हैं पहले कि संज्ञान यानी कि कॉग्निशन, यानी उसमें आता क्या क्या है। हमारा सेंसेशन, हम चीजों को सेंस कर लेते हैं ना, संवेदनशील होते हैं हम। तो हमारा सेंसेशन, हमारा परसेप्शन, चीजों को देखने का तरीका, वो भी हमारे कॉग्निशन में ही या कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ही आएगा। फिर हमारा इमेजिनेशन, चीजों को जो हम इमेजिन करते हैं, जो हमारी इमेजरी पावर्स होती हैं, वो सारी की सारी इसमें आएंगी। देन हमारा थिंकिंग, जो हमारा सोचने का तरीका है, जिस तरीके से हम चीजें सोचते हैं। फिर रीजनिंग यानी कि हमारी तार्किक क्षमता यानी चिंतन। रिकॉल, चीजों को रिकॉल करना मतलब पुनर्स्मरण करना, वो भी हमारे कॉग्निशन पे डिपेंड करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी मेमोरी, शॉर्ट टर्म में चीजें जाएंगी कि लॉन्ग टर्म में जाएंगी, वो सारी चीजें आपकी डिपेंड करती हैं कॉग्निशन पे। ठीक है, अब आप सभी लोग जानते हैं और जानते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है जीन पियाजे ने, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो हमारे भाई साहब जो लाए हैं उनका नाम है जीन पियाजे, और ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले एक साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने पहले जब काम किया था ना, तो जलीय जानवरों पर अपना काम किया था। मरीन जो एनिमल्स होते हैं उस पर इन्होंने काम किया था। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो इनकी विचारधारा है, वो अंतःक्रियावादी विचारधारा है, यानी कि ये इंस्ट्रक्शनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू के साइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक, उसके अलावा इन्होंने क्या बताया है अपनी इस थ्योरी में, क्या बताने की कोशिश की है कि जो लर्नर होता है, जैसे कि आप और मैं भी एक लर्नर ही हूँ, तो जो लर्नर होता है उसका रोल हमेशा एक्टिव रहता है। लर्नर जो है ना, वो हमेशा सक्रिय भूमिका निभाता है लर्निंग प्रोसेस में। वो चीजों को ऑब्जर्व करता है, यानी चीजों का अवलोकन करता है। उसके अलावा वो चीजों को एक्सपेरिमेंट करके भी सीखता है ना, परीक्षण करके चीजों का। उसके अलावा इन्होंने क्या कहा है कि लर्निंग यानी सीखना जो है वो क्या है, हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, जब हमारे एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, हमारे जो अनुभव होते हैं, जब उनकी बाहरी दुनिया से जब हमारे अनुभवों का इंटरैक्शन यानी अंतःक्रिया होती है, तब हमारी लर्निंग हो जाती है। और इसमें मेन रोल किसका होता है? लर्नर का होता है, क्योंकि लर्नर एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है, एक्टिव रेसिपेंट है नॉलेज का। इसी के बिहाफ पर इन्होंने पूरी थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब हम पहले बात कर लेंगे इनकी थ्योरी में जो की एलिमेंट्स हैं, मतलब जो की वर्ड्स आए हुए, जैसे स्कीमा है, एसिमिलेशन है, एडेप्टेशन है। इन्होंने ना एसिमिलेशन एडेप्टेशन की भी बात की, इनकी थ्योरी इसी पे बेस्ड है। एसिमिलेशन इज आत्मसातीकरण एंड एडेप्शन इज अनुकूलन, या आप कह सकते हो समायोजन बैठाना। इट इज अनुकूलन, समायोजन इज अकोमोडेशन। तो एडेप्टेशन के दो पार्ट इन्होंने बताए, दैट इज एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। सो अभी इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी थ्योरी में आए हुए जो भी कीवर्ड्स है, लाइक स्कीमा है, या फिर आपका इक्विलिब्रेशन है, एसिमिलेशन है, एडेप्टेशन है, पहले हम उनकी बात करेंगे। फिर इन्होंने जो 4 स्टेजेस दी है आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उनकी बात करेंगे। और जो पहली स्टेज है यानी कि सेंसरी मोटर, जो 0 से 2 साल तक चलती है, उसमें इन्होंने जो 6 सब स्टेजेस दी हैं, हम उनकी भी बात करेंगे। तो चलिए हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। अब हम, जैसे हमने अभी कहा आपसे कि अब हम इसमें जो की एलिमेंट्स हैं, मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी पियाजे ने दी है, उसमें जिन जिन चीजों की उन्होंने बात करी है, उस पर अब हम बात करेंगे। तो पहला क्या है कि ह्यूमन माइंड जो है ना, उसमें 2 पार्ट्स हैं, 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, यानी कि बालकों के मानसिक संगठन और क्षमताओं के आधार पर उसका जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है वो डेवलप होता है। मतलब आप
कैसे पहचानेंगे? जैसे एक 8 साल का बच्चा है और एक 10 साल का बच्चा, तो दोनों के कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा। ऑब्वियस है, दोनों के मानसिक संगठन अलग तरीके से होंगे, दोनों की कैपेबिलिटीज यानी क्षमताएं अलग तरीके की होंगी। एक तो ये। दूसरा है कॉग्निटिव फंक्शनिंग की। अब आपके कॉग्निटिव फंक्शनिंग के आधार पर जब आप बात करेंगे ह्यूमन माइंड की, तो ये होते हैं एक तरीके के मेंटल ऑपरेशंस। मतलब बच्चा जब किसी समस्या के बारे में चिंतन करता है उसके समाधान खोजने के लिए, तो वो आते हैं आपके कॉग्निटिव फंक्शनिंग में, यानी संज्ञानात्मक कार्यात्मक चीजें जो होती हैं। इसमें ये किसकी वजह से डेवलप होता है? कांस्टेंट इंटरेक्शन, लगातार अंतःक्रिया करने से ये चीज डेवलप हो जाती है कि आपके अंदर एक रिफ्लेक्सिव थिंकिंग आ जाती है, एक चिंतनशील स्तर डेवलप हो जाता है। और ये कहां से आता है? एडेप्टेशन से आता है। एडेप्टेशन इज द अनुकूलन, जिसकी बात प्याजे ने की है। उन्होंने कहा है कि सारी चीजें जो कांस्टेंट इंटरेक्शन है ये एडेप्टेशन से आता है। एडेप्टेशन में क्या क्या है? एक एसिमिलेशन है और एकोमोडेशन है, यानी कि आत्मसातीकरण और समायोजन। तो उन चीजों की वजह से कांस्टेंट इंटरेक्शन आता है जो हमें लीड करते हैं मेंटल ऑपरेशंस के लिए। और जितना ज्यादा हमारे अंदर चिंतनशील स्तर का लेवल बढ़ता जाता है उतना हमारा जो है ये कॉग्निटिव फंक्शनिंग स्ट्रेंथन होती जाती है और उतना ही ज्यादा हमारा कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रेंथन होता जाता है। तो एक तो उन्होंने ये बात की। दूसरा उन्होंने बताया कि हमारी जो थिंकिंग है उसको 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, 4 ऐसे कारक हैं जो हमारी सोच पर प्रभाव डालते हैं। तो पहला उन्होंने कहा बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, यानी कि जैविक परिपक्वता। परिपक्वता यानी मैच्योरेशन। मैच्योरेशन जो है वो एज के साथ साथ आता है। आप 8 साल के बच्चे को इंटर क्लास का कैलकुलस नहीं पढ़ा सकते, 12th क्लास का, तो आपको मैच्योरिटी के साथ ही उसको डील करना पड़ेगा। सो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन जो है वो हमारे थिंकिंग को प्रभावित करता है। तो एक फैक्टर ये है। दूसरा है हमारी एक्टिविटीज, जिस तरीके की क्रियाएं हम करते हैं। अगर हम मेंटल ऑपरेशंस वाले काम ज्यादा करते हैं, लाइक हम मैथ्स के क्वेश्चंस ज्यादा सॉल्व करते हैं, तो हमारी एक्टिविटी जो है ना वो उस तरीके की तरफ इंक्लिनेशन होगा उन एक्टिविटीज की तरफ, और ये हमारी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करेगी। द थर्ड फैक्टर इज सोशल एक्सपीरियंसेस, सामाजिक अनुभव, यानी कि आप समाज से जो कुछ भी अनुभव प्राप्त करते हैं वो भी आपकी थिंकिंग पर असर डालता है। आप दूसरों से जो कुछ भी सीखते हैं वो सोशल ट्रांसमिशन होता है और वो भी आपकी थिंकिंग को इम्पैक्ट करता है। द लास्ट इज इक्विलिब्रेशन, मतलब संतुलन। तो संतुलन भी जो है आपकी थिंकिंग को प्रभावित करता है। अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल करना जानते हैं, आपको मालूम है कि किस जगह पर कैसे बात करनी है, आपका अपनी क्या कहते हैं वॉइस पे कंट्रोल है, आपका अपने माइंड पे कंट्रोल है, आपका अपने थॉट प्रोसेस पे कंट्रोल है, तो ये सारी चीजें भी आपके थिंकिंग स्किल्स को इम्पैक्ट करती हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे स्कीम्स, यानी पहले स्कीम्स की बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे स्कीमा की। स्कीम्स ये क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारे थिंकिंग स्किल के। बिल्डिंग blocks of our thinking process, मतलब किसी के व्यवहार को या किसी के मेंटल स्ट्रक्चर को इजीली समझा जा सकता है स्कीम्स की वजह से। ये उनका एक क्या कहते हैं कि ऐसी चीजें होती हैं जो उनके व्यवहारों का पैटर्न होता है जिनको इजीली आसानी से वो दोहरा सकते हैं, यानी ये चीजें वो बार बार करते हैं, यानी ये इजीली आप रिपीट कर सकते हो। ऐसी चीजें इजीली रिपीट कर सकते हैं आप, यानी आपके बिहेवियर्स है ना, या आपको किसी काम को करने का तरीका जिनको आप आसानी से दोहरा सकते हैं, वो आपकी स्कीम्स होती हैं। ठीक है, जैसे बच्चा क्या करता है स्कूल जाने के लिए, क्या करता है पहले अपना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपना बैग पैक करेगा, सारी बुक्स रखेगा। फिर अगर वो हाउसेस होते हैं ना स्कूल में, अगर उसका मान लीजिए ग्रीन हाउस है तो वो उस तरीके की यूनिफॉर्म पहनेगा, शूज पहनेगा, सॉक्स पहनेगा, लंच बॉक्स लेगा। तो ये उसका एक पैटर्न बन गया है ना, एक इजीली वो चीजों को रिपीट कर सकता है। ये बिल्डिंग ब्लॉक बन गया है उसकी थिंकिंग का, वो उन चीजों को बार बार रिपीट कर सकता है। तो ये उसकी क्या हो गई स्कीम। मतलब एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं अ चाइल्ड प्रिपेयरिंग फॉर
हिज स्कूल डेली, है ना। जो काम वो बच्चा करता है, जैसे मान लीजिए कोई वर्किंग लेडी है तो उसका एक सारी चीजों का पैटर्न बना हुआ है, एक उसकी एक्टिविटीज का, उसके व्यवहारों का एक संगठित पैटर्न है, वो उस हिसाब से ही काम करेगी, तो वही होती है आपकी स्कीम्स। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्कीमा की। तो अब आगे हम बात करेंगे इसी में स्कीम्स की बात है, स्कीमा, स्कीम से स्कीमा बना है, स्कीम इज अ सिंगल थिंग एंड स्कीमा इज अ प्लूरल, आप कह सकते हो। स्कीमा एक ऐसी मानसिक संरचना, एक ऐसा मेंटल ऑपरेशन या ऐसा मेंटल स्ट्रक्चर जिसको आप जनरलाइज कर सकते हो, यानी जिसका आप सामान्यीकरण कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या है, ये एक मेंटल मॉडल है, ये एक कॉग्निशन फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है ना, संज्ञानात्मक ढांचा है, ये एक तरीके का मानसिक मॉडल है। और ये क्या हेल्प करता है, जो इंफॉर्मेशन होती है, जो सूचनाएं होती है, उनको ऑर्गेनाइज यानी संगठित करने का काम करता है और उनको इंटरप्रेट यानी उनकी व्याख्या करने का काम करती है, ये होती है आपकी स्कीमा। अब हम बात करें एडेप्टेशन, इन्होंने कंसेप्ट दिया था ना एडेप्टेशन, एडेप्टेशन इज अनुकूलन। तो ये क्या होता है, प्याजे ने कहा कि कोई भी इंडिविजुअल होता है ना, तो उसके अंदर वातावरण के साथ एडजस्ट करने की इनेट टेंडेंसी या कैपेसिटी आप कह सकते हैं, हो सकती है, होती ही है, ये उन्होंने बताया है। उसको उन्होंने कहा है एडेप्टेशन, और एडेप्टेशन को उन्होंने दो तरीके से बांटा है, एक है एसिमिलेशन और दूसरा है एकोमोडेशन। एसिमिलेशन क्या है, आत्मसातीकरण, है ना, और एकोमोडेशन क्या है आपका, समायोजन। तो देखिए, जो एसिमिलेशन होता है, जो आप आत्मसातीकरण करते हैं, वो कैसे करते हैं, अपनी प्रीवियस नॉलेज के आधार पर, जो आप कोई प्रीवियस नॉलेज है आपको और उसके साथ में आप नया नॉलेज को कनेक्ट करके जब चीजें समझते हैं, तो वो होता है एसिमिलेशन, ठीक है। और एकोमोडेशन क्या होता है, जब आप नई चीजें, नए प्लान्स बनाते हैं, अपनी लर्निंग में कुछ नया ऐड ऑन करते हैं, तो वो होता है आपका एकोमोडेशन। एसिमिलेशन का मतलब प्रीवियस नॉलेज के साथ में नया नॉलेज को जोड़कर, कनेक्शन बिठाकर आप कुछ मेंटल ऑपरेशंस बनाते हैं, ट्राई करते हैं फिट करने का उस पुरानी चीज में नई चीज, नई चीज के साथ पुरानी चीज का कनेक्शन बिठाने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज एसिमिलेशन यानी आत्मसातीकरण। और अगर एकोमोडेशन की बात करें तो आप मेंटल, जो पुरानी नॉलेज है वो आपको कुछ भी काम नहीं आती है, आपको नए मेंटल ऑपरेशंस बनाने पड़ते हैं, आपको नए प्लान्स, नए चेंज लाने पड़ते हैं, अपने बिहेवियर को चेंज करना पड़ता है, अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज करना पड़ता है ना। ये सारी चीज, जैसे आपने बच्चे को बताया है कि जो बिल्ली होती है उसकी एक पूंछ होती है, 4 पैर होते हैं और 2 कान होते हैं और मूंछें होती हैं। बच्चे को ये चीज मालूम है, इसका मतलब है बच्चे में एसिमिलेशन है, यानी उसके अंदर प्रीवियस नॉलेज है। अब वो क्या करेगा, जब उसने कुत्ते को देख लिया तो अब वो एकोमोडेट करने की कोशिश करेगा ना, तो वो बिल्ली को देखकर कुत्ते को समझने की कोशिश करेगा, तो वो कुछ चेंज करेगा। अच्छा, कुत्ता थोड़ा सा बड़ा होता है, साइज में ज्यादा होता है ना, और बिल्ली म्याऊ म्याऊ बोलती है, कुत्ता बात करता है, तो इस तरीके से वो एकोमोडेट करेगा चीजें। तो ये था आपका एडेप्टेशन, जो कंसेप्ट प्याजे ने दिया था, जिसको उन्होंने अनुकूलन कहा। एडेप्टेशन बाइफरकेट किया गया 2 पार्ट्स में, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। मतलब उन्होंने कहा कि हर एक इंडिविजुअल में वातावरण के साथ अनुकूलन करने की एक आंतरिक क्षमता होती है, और एसिमिलेशन इज आत्मसातीकरण, एकोमोडेशन इज समायोजन। फिर उन्होंने बात करी इक्विलिब्रेशन यानी कि संतुलन की। तो संतुलन क्या होता है, जब कोई इंडिविजुअल बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, किसके बीच में, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में, जब वो एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है तो उसको आप कहते हो इक्विलिब्रेशन। तो ये सारे कंसेप्ट्स प्याजे ने दिए थे और इसी के आधार पर उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी। उन्होंने बताया कि कोई भी बच्चा होता है ना, जब उसकी लर्निंग होती है तो वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में होती है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर उसके माइंड में बने होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो मेंटल ऑपरेशंस करता है, और फिर उसके माइंड में स्कीमास बनते हैं। उन स्कीमा के जो वजह से क्या होता है, बच्चा अडेप्ट करने की कोशिश करता है। अडेप्टेशन में वो असिमिलेशन और एकोमोडेशन करता है, मतलब कांस्टेंट इंटरेक्शन होता है उसका मेंटल ऑपरेशंस के साथ में, जिसकी वजह से उसकी लर्निंग हो पाती है। बच्चा एक सक्रिय रोल प्ले करता है, और जब उसका इंटरेक्शन होता है ना समाज में बाहर, तो एक्सपीरियंस के थ्रू और
जो है वो सारी चीजें सीख पाता है। फिर बच्चा क्या कर लेता है, इक्विलिब्रेशन कर लेता है, मतलब संतुलन सीख जाता है, कैसे उसे संतुलन बिठाना है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में बैलेंस बनाना वो सीख जाता है। और उन्होंने बताया था कि 4 ऐसे फैक्टर्स जो हमारी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन तो करता ही करता है, एक्टिविटीज जो होती हैं वो भी करती हैं, एक्सपीरियंसेस करते हैं, और उसके अलावा उन्होंने क्या कहा कि चौथा जो फैक्टर है वो आपका है कि बच्चा किस तरीके से चीजों को एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके, मैच्योरेशन में करके वो सारी चीजें वो कर पा रहा है। तो ये थी आपके मेन इसके कीवर्ड्स। अब हम बात करेंगे जो इनकी मेन थ्योरी है, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है ना। अब हम इसकी स्टेजेस की बात करेंगे। इन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं, सभी को पता है, तो पहले हम उसकी ही बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी स्टेजेस इन्होंने दी है। तो 4 स्टेजेस इन्होंने दी, ठीक। पहली स्टेज है आपकी सेंसरी मोटर, चलती है 0 to 2 years। दूसरी स्टेज है आपकी प्री ऑपरेशनल, वो चलती है आपकी 2 to 7 years। इसको इन्होंने 2 तरीके से बांटा है। एक है आपकी प्री कॉन्सेप्चुअल, पूर्व संरचनात्मक, शायद अब मैं हिंदी बता दूंगी आपको। ये चलती है 2 to 4 years। और इंट्यूटिव फेज, आंत प्रज्ञा काल, ये चलता है 4 to 7 years। फिर तीसरी है जो आपकी वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो चलती है आपकी 7 to 11 years। और फिर है आपकी चौथी फॉर्मल ऑपरेशन, औपचारिक जो होती है, वो चलती है आपकी 11 to 15 years। ठीक है, अब हम एक एक करके इन पे बात करेंगे, और सेंसरी मोटर की 6 सब स्टेजेस भी हैं, हम उन पे भी बात करते हैं अभी, क्योंकि अब एनटीए ना सब स्टेजेस से क्वेश्चन पूछने लगा है। लास्ट 2-3 बार से वो काफी सारे क्वेश्चन इस पे पूछ रहा है। अभी बहुत डीप में, डेप्थ में नहीं गया, 1-2 स्टेजेस पे उसने बात की है, लेकिन बात होना शुरू हो गई है। तो हमारा ये आज का टॉपिक रहेगा कि हम 4 स्टेजेस पढ़ेंगे, फिर हम इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करेंगे स्टेजेस। तो चलिए अब हम शुरुआत करेंगे अपनी पहली स्टेज की, अपनी मतलब प्याजे की पहली स्टेज जो है सेंसरी मोटर स्टेज। ये कब से कब तक चलती है, 0 से 2 साल तक। ठीक है, इन्होंने जैसा आप नाम से समझ पा रहे होंगे सेंसेस प्लस मोटर, यानी कि यहाँ पर बच्चा क्या करता है, सेंस के द्वारा अपनी चीजों को समझता है, करता है, और मोटर एक्टिविटी मतलब थोड़ा बहुत हाथ पैर चलाना शुरू करता है। ये वाली स्टेज है ये। इसमें सबसे ज्यादा प्रबल होती है उसकी प्रतिवर्ती क्रिया, यानी उसके रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे वो चीजों को ग्रास्प करना शुरू करेगा, सक करेगा अंगूठा, है ना। ये सकिंग, ग्रास्पिंग, क्रॉलिंग, क्रीपिंग, ये सारी चीजें इसमें आएगी। बच्चे का खिसकना, अपनी जगह से अलट पलट जाना, ये सारी चीजें रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रियाएं जिनपे आपका जोर नहीं होता, जो नेचुरल होती हैं, वो सारी चीजें बच्चा इस स्टेज में करेगा। यहाँ पर सिंबॉलिक थिंकिंग आ जाएगी। बच्चा ना कुछ सिंबल्स बना के कुछ सोचने का काम शुरू कर देगा, ऑल्दो पूरी तरीके से तो नहीं, पर हाँ यहाँ पे बिगिन हो जाएगी सिंबॉलिक थिंकिंग। उसके बाद में वो एक चीज की ये भी शुरुआत कर देगा कि वो इमिटेट करने लगेगा दूसरे लोगों को। इमिटेशन मतलब अनुकरण करने लगेगा, मतलब उनके जैसी नकल करने की कोशिश थोड़ा थोड़ा वो शुरू करेगा, शुरुआत होगी। इस स्टेज की सबसे बड़ी विशेषता ऑब्जेक्ट परमानेंस, मतलब वस्तु स्थिरता। हिंदी में बोले तो वस्तु स्थिरता, मतलब बच्चे को इस स्टेज में ये पता चल जाता है कि कोई वस्तु, कोई चीज अगर मम्मा ने छुपा दी है फिर भी वो एग्जिस्ट कर रही है। ऐसा नहीं है कि मम्मा ने कहा कि पेन कौवा ले गया तो कौवा ले गया, मतलब अभी भी पेन कहीं है। ये बच्चे को यहाँ पर समझ में आ जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर ना बच्चा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करने लगता है। उसको समझ में आ जाता है अगर मैं रोऊंगा तो मुझे ये चीज मिल जाएगी, है ना। जैसे कुछ भी उनको चाहिए तो वो रोने लगते हैं, उनको लगता है कि अगर मैं रोऊंगा तो मम्मा मेरी ये चीज पूरी कर देगी, या जो भी है।
ठीक है। उसके अलावा अब ये सब स्टेजेस हैं जो आप देख पा रहे हैं, सेंसरी मोटर की उप अवस्थाएं जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में मोस्टली लोगों को अब ज्ञान हो चुका है, इसलिए एनटीए अब इसकी तरफ शिफ्ट हो गया है। तो हमें इस पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ऑल्दो इस पे भी फोकस करने की जरूरत है, बट वी शुड नो अबाउट दीज स्टेजेस ऑल्सो, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में वी आर नॉट दैट मच अवेयर। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। पहली है स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। ये कब से कब तक है? जन्म से लेकर के 30 दिन तक। मतलब ये वो स्टेज है इसमें बच्चा अपनी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज के जरिए सारा काम करता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं के जरिए सारा काम करता है। मैंने बताया ना, बच्चा क्रॉल करता है, क्रीप करता है, क्राई करता है, या फिर आप कह सकते हैं वो अंगूठा मुंह में डाल के चूसता है, सकिंग करता है। तो ये सारी चीजें वो यहाँ पर करता है। यहाँ पर जो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज है ना, वो सबसे ज्यादा प्रबल होती है, इनका सबसे ज्यादा रोल होता है। जो पहली स्टेज है, स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज, ये कब से कब तक है? बर्थ से लेकर के आपके 30 दिन तक चलती है, मतलब 1 महीने का, जब तक बच्चा नहीं हो जाता। फिर दूसरी स्टेज है आपकी स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, मतलब वृत्तीय जो प्राथमिक वृत्तीय जो क्रियाएं हैं उनकी ये स्टेज है। ये चलती है 1 से 4 महीने, है ना। इसमें बच्चा क्या करता है? करता रिफ्लेक्स एक्टिविटीज ही है, पर अब उसकी रिफ्लेक्स एक्टिविटी में थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन आ जाता है, वो बार बार उन चीजों को रिपीट मोड पे करता है, वो संगठित होने लगती है उसकी प्रतिवर्ती क्रियाएं। ठीक। फिर तीसरी स्टेज है स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस। ये चलती है 4 से 8 महीने। इसमें बच्चा ना चीजों को छूने की कोशिश करेगा, हर चीज को पकड़ने की कोशिश करेगा, उधर पुधर मचाने की कोशिश, इधर पलटेगा उधर पलटेगा, ये सारी चीजें बच्चा करेगा 4 से 8 महीने में। फिर स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी की बेटा। अब यहाँ पर बच्चा क्या करेगा? ये 8 से 12 महीने की स्टेज है और यहाँ पर बच्चा क्या करेगा? बच्चा चीजों को ना, जैसे साधन और गोल्स की बात करेगा, मीन्स एंड एंड्स की बात करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने कोई यहाँ पर पेन रख दिया है, अब बच्चे को दिख गया कि ये पेन यहाँ रखा था, वो कोशिश करेगा कि मैं कैसे इस पेन तक पहुंच जाऊं, किसी तरीके से मैं इस तक पहुंच जाऊं। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि जो है यहाँ पर कोई चीज रखी हुई है ऊंचाई पर, तो वो सोचेगा कि मैं कैसे चढ़ के उस चीज को उठा लूं। मीन्स एंड गोल्स, मीन्स एंड एंड्स की बात होती है। फिर पांचवा है स्टेज ऑफ टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन, जो 12 से 18 महीने चलती है। अब इसमें बच्चा क्या करेगा? ट्रायल एंड एरर से चीजें सीखेगा, उसके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होगी। जैसे यहाँ पर बच्चे ने कोई गर्म चीज छू ली, अब उसके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत है कि देखिए मम्मा ने आखिर गर्म केतली में रखा क्या है, मम्मा क्या लेके आई है किचन से। ठीक है, तो वो गया, उसने ट्रायल एंड एरर किया। अब भैया उसने गर्म केतली पकड़ ली और अगर वो उसको गर्म लग गई तो उसको क्या हुआ? समझ में आ गया कि नेक्स्ट टाइम मैं इसको नहीं टच करूंगा क्योंकि ये क्या है? गर्म है। ठीक है। इस वाली स्टेज का एक और एग्जांपल कि जैसे आपने कोई बच्चे का टॉय ना छुपा दिया है कहीं पर, तो बच्चा क्या करेगा? उसको ढूंढने की कोशिश करेगा। फिर आपकी 6th स्टेज है स्टेज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कॉम्बिनेशन। वह मेंटल कॉम्बिनेशन पे जोर देगा। 18 से 24 महीने की स्टेज है, आखिरी स्टेज है। तो इस स्टेज में आएगा आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थिरता। मतलब बच्चा ये समझ जाएगा कि कोई चीज तब भी एग्जिस्ट करती है जब वो दिख नहीं रही है। अगर वो अपनी आंखों से उस चीज को नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस चीज को, वो चीज है ही नहीं, वो चीज एग्जिस्ट कर रही है। तो ये थी आपकी सब स्टेजेस। स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज 0 से 30 दिन तक, स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस 1 से 4 महीने, स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन 4 से 8 महीने, स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी की बेटा, ठीक है, 8 से 12 महीने, स्टेज ऑफ टर्शरी सर्कुलर रिएक्शंस 12 से 18 महीने, स्टेज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कॉम्बिनेशन ये 18 से 24 महीने। आई होप आपको ये सेंसरी मोटर वाली स्टेज समझ में आ गई हो। अब हम दूसरी स्टेज की बात करेंगे जो है आपकी प्री ऑपरेशनल। आप लोग इसको याद जरूर कर लीजिएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा। हमारी दूसरी स्टेज है प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक, ये चलती है 2 से लेकर के 7 साल तक। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। अब हम
प्याजे की दूसरी स्टेज की बात करेंगे, प्री ऑपरेशनल, जो चलती है 2 से 7 साल तक। इसमें उन्होंने क्या बात की है, चलिए देखते हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि जो बच्चा है ना वो सिंबल्स के थ्रू सीखता है, यानी उसके अंदर सिंबॉलिक इंटरेक्शन आ जाता है। शुरुआत तो हो जाती है सेंसरी मोटर में, मैंने पहले भी बताया था, पर कंप्लीटली कहाँ आता है, यहाँ प्री ऑपरेशनल वाली स्टेज में आता है सिंबॉलिक इंटरेक्शन। मतलब बच्चा वर्ड्स के जरिए, जेस्चर्स जैसे मैं हाथ हिला हिला के पढ़ा रही हूँ, मेरा आई कॉन्टैक्ट या फिर मेरा बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजें इसमें। तो वर्ड्स के जरिए सीखता है, जेस्चर्स के जरिए कुछ साइंस बना के वो सीख सकता है, इमेजेस उसके माइंड में कुछ बना के वो चीजों को सीख सकता है, यानी यहाँ पर बच्चे के अंदर सिंबॉलिक इंटरेक्शन आ जाता है। फिर सिमोइटिक फंक्शन, यानी कि लाक्षणिक कार्य, ये क्या होते हैं, बच्चा ना उन चीजों को कोई साइन या सिंबल दे सकता है जो चीजें प्रेजेंट नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने हॉर्स का नाम खक्खक रख दिया है, तो ये सिमोइटिक फंक्शन में आएगा, वो सिंबल बना के सीख रहा है, ठीक। फिर यहाँ पर जो बच्चे की वोकैब होती है, वोकैबुलरी होती है, वो बढ़ती है, लगभग 200 से 2000 शब्द तक यहाँ पर बच्चा सीख जाता है। यहाँ पर बच्चे के पास वन वे लॉजिक होता है, बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं होता, वो एक दिशा में चीजों को सोच सकता है, 10 दिशाओं में नहीं सोच सकता। इसका मतलब यहाँ पर कैसी थिंकिंग होगी, कन्वर्जेंट, है ना, कन्वर्जेंट थिंकिंग आएगी बच्चे के अंदर। इरिवर्सिबल थिंकिंग होती है, वो ये तो जान रहा है बच्चा कि 2 into 2 4 होता है, पर वो ये नहीं जान पाएगा कि अगर हम 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 ही आएगा। मतलब वो चीजों को रिवर्स नहीं कर सकता इस स्टेज में। उसको ना दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरों का दृष्टिकोण समझने में प्रॉब्लम होती है वो, क्योंकि मैंने बताया वन वे लॉजिक है बच्चे के पास, एक दिशा में वो सारी चीजें सोच रहा है, इसलिए वो जो है डिफरेंट फील्ड्स में या डिफरेंट एस्पेक्ट लोगों के नहीं समझ सकता, उसको डिफिकल्टी होती है, ठीक है। इसको इन्होंने दो तरीके में बांटा है, 2 स्टेजेस में बांटा है। पहली है प्री कॉन्सेप्चुअल, जो 2 से 4 साल चलती है। यहाँ पर ना बच्चा सिग्निफायर्स डेवलप कर लेता है, साइंस बना लेता है, सिंबल्स बना लेता है ना। बच्चे ने जैसे अपनी माँ की आवाज सुनी तो वो तुरंत क्या साइंस सिंबल बना लेगा, अच्छा ये मेरी माँ है, मेरी माँ यहाँ आसपास है, तो वो उस तरीके से रिएक्ट करेगा। साइंस बना लेगा, मैंने बताया, हॉर्स का नाम कुछ रख दिया, फिश का नाम कुछ और रख दिया, जो उसको अपने अकॉर्डिंग इजी लगता है वो उस तरीके से सिंबल्स और साइंस के जरिए वो सीख जाता है। साइंस और सिंबल्स यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं बच्चे के सीखने में। यहाँ पर बच्चे की थिंकिंग ना ही तो इंडक्टिव होती है, ना ही तो डिडक्टिव होती है, ट्रांसडक्टिव होती है। बच्चा इस स्टेज में होता है कि वो दोनों के बीच में होता है, इसलिए यहाँ पर जो रीजनिंग है उसके अंदर जो तार्किक क्षमता है वो ट्रांसडक्टिव होती है। यहाँ पर ना बच्चा लिविंग यानी कि सजीव और निर्जीव चीजों के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। उसको लगता है कि जो चीज है टेबल है ना, तो टेबल को मारेंगे तो चुट्टा लगेगी, चोट लगेगी, तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, ठीक है। ये हुई आपकी प्री कॉन्सेप्चुअल की बात। अब अगर बात करें हम दूसरी स्टेज इसी की, जो है इंट्यूटिव फेज, अंतःप्रज्ञकाल, 4 से 7 साल। इसमें ना बच्चे की रीजनिंग थोड़ी सी मैच्योर हो जाती है, बच्चा थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है अपने थिंकिंग स्किल्स को लेकर के। यहाँ पर इरिवर्सिबिलिटी तो इस पर्टिकुलर स्टेज की प्रॉब्लम है, मतलब विशेषता है, बाकी ओवरऑल मैंने बताया कि प्री ऑपरेशनल में क्या होता है। तो 2 into 2 4 समझ जाता है, पर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आया, कैसे आया ये वो नहीं जान पाता। उसके अलावा इस पूरी जो स्टेज है प्री ऑपरेशनल की, इसकी 2 जो है लिमिटेशंस हैं, मतलब लिमिटेशंस कह लीजिए आप इस स्टेज की विशेषताएं कह लीजिए। ईगोसेंट्रिसिज्म, आत्म केंद्रितता, मतलब बच्चा क्या सोचता है ना यहाँ पर कि सारी चीजें, पूरी दुनिया मेरे अराउंड रिवॉल्व हो रही है, उसको लगता है सब मुझे ही देख रहे हैं, सबका सारा फोकस मेरे पे ही है, तो ये ईगोसेंट्रिज्म हो जाता है बच्चे के अंदर। और ये एनिमिज्म मतलब जीववाद, हिंदी में बोले तो जीववाद, मतलब बच्चा ना डिफरेंशिएट नहीं कर पाता लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। तो आई होप ये वाला स्टेज भी आपको समझ में आ गया हो, इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ऐसे ही की पॉइंट्स में, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल उसमें चली जाऊंगी तो आपको भी समझने में फिर प्रॉब्लम होगा, तो आप ना ऐसे की पॉइंट वाइज ऐसे ही लिख लीजिएगा, सो दैट आपको जब भी रिवाइज करना हो तो इट विल बी इजी फॉर यू टू रिवाइज ऑल दीज स्टेजेस। अब हम अपनी तीसरी स्टेज की बात करेंगे, जो है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल।
कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज थर्ड स्टेज है। ये कब से कब तक चलती है? 7 to 11 ईयर्स। अब हम देखेंगे इसकी की कैरेक्टरिस्टिक। तो अब हम बात करेंगे अपनी थर्ड स्टेज की प्याजे के थ्योरी में। थ्योरी क्या है? थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और तीसरी स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशन, जो चलती है 7 से 11 साल। कॉन्क्रीट का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे कॉन्क्रीट नाम, जो कुछ भी आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो कुछ भी कॉन्क्रीट फॉर्म में है, ऐसा नहीं है। आप कह सकते हो हिंदी में ये मूर्त है, जो चीजें आपको आप देख सकते हो वो सारी चीजें कॉन्क्रीट फॉर्म में आएंगी। तो इसमें क्या होता है, बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है, सिस्टमैटिक थिंकिंग, ऑल्दो दैट नॉट दैट मच सिस्टमैटिक, उतना नहीं, लेकिन हाँ फिर भी शुरुआत हो जाती है। इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों तरीके की अप्रोच बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। यहाँ पर ना आते आते बच्चे के अंदर ईगो सेंट्रिसिज्म यानी आत्म केंद्रितता का जो चीजें हैं वो खत्म होने लगती हैं। बच्चा यहाँ पर चीजों का वर्गीकरण करना सीख जाता है, चीजों को श्रेणी क्रम में लगाना सीख जाता है, सीरिएशन आ जाता है उसके अंदर, ठीक है। आइडेंटिफाई कर लेता है, वो चीजों को पहचान लेता है। फ्रूट्स हैं तो हाँ ये वाले फ्रूट्स की कैटेगरी में है, एनिमल्स हैं तो दीज आर दी एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स हैं ये वाइल्ड एनिमल्स हैं, ये डोमेस्टिक एनिमल्स हैं ये बर्ड्स हैं, ये इंसेक्ट्स हैं। कॉम्बिनेशन बच्चा कॉम्बाइन करना सीख जाता है चीजों को। फिर बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, उसको पता है कि 4 into 4 16 होता है, और अगर 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ये वाली चीज उसके अंदर आ जाती है। वो एक मेंटल ऑपरेशन पे पहुंचने के बाद में उसी मेंटल ऑपरेशन पे वापस पहुंच सकता है जहां से उसने शुरू किया था। कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण आ जाता है। अब इसका एग्जाम्पल जैसे मैं अगर बात करूं कि इसके पहले वाली स्टेज में ना बच्चे के अंदर कंजर्वेशन नहीं आता है, यानी कि प्री ऑपरेशनल में, मतलब आपने अगर एक ग्लास में कोई चीज ली है और एक बोल में ली है बड़े से, तो बच्चे को लगेगा कि जो चीज बोल में है वो ज्यादा है, भले ही वो सेम क्वांटिटी में हो। पर इस स्टेज में वो समझ में आ जाता है उसको कि अगर ये एक ग्लास पानी है ना, अच्छा बने ग्लास वैसे, अगर ये एक ग्लास पानी है तो उसको अगर मैं बोल में डालूं, ठीक है, या फिर मैं किसी और बहुत बड़े बर्तन में डालूं, उससे भी बड़े बोल में डालूं, तो पानी की क्वांटिटी सेम ही रहेगी। तो मम्मा चाहे मुझे ये वाला दे दे, चाहे ये वाला दे दे, और चाहे ये वाला दे दे, तीनों के तीनों क्या है, सेम है। इसका मतलब उसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन आ गया। वो चीजों को एसोसिएट करने लगेगा, जोड़ जोड़ के समझने लगेगा, है ना, एक साथ एसोसिएशन। फिर वो चीजों में रिलेशंस भी समझने लगेगा, रिलेशनशिप समझने लगेगा। बस ये चीज है कि बच्चे में यहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं आती है, वो कन्वर्जेंट थिंकिंग से थोड़ा ऊपर उठ चुका होता है। एक दिशा के मतलब एक सॉल्यूशन से ज्यादा थोड़ा बहुत सोच सकता है, पर एक बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में वो इस स्टेज में नहीं सोच सकता। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेज पे, जो कि प्याजे की आखिरी स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशनल, जो चलती है 11 से 15 साल। उसके अलावा अगर हम इस पर्टिकुलर स्टेज की बात करें तो यहाँ पर बच्चा पास्ट को भी समझता है, प्रेजेंट को भी समझता है, और फ्यूचर की भी बात को समझ जाता है। तो ये थी आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। अब हमारी चौथी स्टेज और आखिरी स्टेज बची है, जो है आपकी फॉर्मल ऑपरेशन। चलिए अब उसकी बात करते हैं। मतलब यहाँ पर आते आते बच्चे में ना ईगोसेंट्रिज्म खत्म होने लगता है। खत्म कह लीजिए या कह लीजिए कि कम हो जाता है। वो आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन, कॉम्बिनेशन, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कंजर्वेशन इस स्टेज की सबसे बड़ी विशेषता है। ये है फॉर्मल ऑपरेशन। मैंने बताया कब से कब तक, 11 से 15 साल तक। अब यहाँ पर क्या क्या होता है, चलिए बात करते हैं हम इसके बारे में। तो अब हम बात करेंगे अपनी चौथी स्टेज यानी आखिरी स्टेज की। चलिए चलते चलते हम यहाँ तक पहुंच ही गए हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 15 साल। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग इसमें डेवलप हो जाती है। मतलब बच्चा ना हाइपोथेटिकली चीजों को सोचने लगता है। जैसे उससे ऐसा सवाल किया जाए कि एक नाव में एक इंसान बैठा है बूढ़ा, और एक छोटा सा पपी है, कुत्ते का बच्चा, और वो नाव डूबने लगती है। तो जो नाव चलाने वाला सेलर है वो किसको बचाएगा? तो ऐसे सिचुएशंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको वो यहाँ पे सॉल्व करने लगता है। उसके अंदर एक साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप हो जाती है, यानी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसमें डेवलप हो जाता है। वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव में चीजों को देखने लगता है और सोचने लगता है, यानी कि उसके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग बढ़ जाती है ना।
वो एक प्रॉब्लम के एक से ज्यादा सॉल्यूशंस के बारे में सोच सकता है। यहाँ पर एक तो पहली बात ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब जो चीजें नहीं दिखाई दे रही है, जो उसके माइंड में कहीं है, जो चीजें अमूर्त हैं, उनके बारे में भी सोच सकता है वो, और उन पे अपना सॉल्यूशन निकाल सकता है। मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीजें वो यहाँ पर कर सकता है। यहाँ पर एक बात होती है एडोलसेंस इगोसेंट्रिसिज्म की। ऑल्दो इगोसेंट्रिसिज्म की बात हमने प्री ऑपरेशनल में की है कि वहां पर इगोसेंट्रिसिज्म होता है, बच्चे में आत्म केंद्रिकता होती है, पर यहाँ पर बड़ों में होती है, एडोलसेंस में होती है। और वो किस लिए होती है? क्या कि उनके आइडियाज को वैल्यू किया जाए, उनके थॉट्स को सुना जाए, वो जो बात कह रहे हैं उसको थोड़ा सा वैल्यू मिले। फिर चूंकि यहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग है, इसलिए यहाँ पे क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, बच्चे के ओरिजिनल आइडियाज सामने आएंगे निकलकर, उसकी थिंकिंग पावर सामने आएंगे। और इसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो बच्चे का अपना होता है। बच्चा ना सब्जेक्टिविटी से ऊपर उठ जाता है, ऑब्जेक्टिविटी की ओर चलने लगता है। तो मैंने आपको आज क्या समझाया? मैंने आपको समझाया कि पियाजे ने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कॉग्निशन के बारे में क्या क्या, कॉग्निशन क्या होता है, जो कुछ भी हमारे माइंड से रिलेटेड चीजें होती है वो हमारे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में आती हैं। उसके अलावा फिर हमने बात की थी कि जो कीवर्ड्स उन्होंने बात की, लाइक उन्होंने बताया कि ह्यूमन माइंड में दो तरीके से दो पार्ट्स होते हैं ह्यूमन माइंड के। एक होता है आपका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर और दूसरा कॉग्निटिव फंक्शनिंग। ठीक, फिर स्कीमा की हमने बात की, स्कीम्स की बात की, एडेप्टेशन की बात की, एसिमिलेशन की बात की, एकोमोडेशन की बात की, इक्विलिब्रेशन की बात की। ठीक है, फिर मैंने आपको बताई स्टेजेस, चारों स्टेजेस। उसमें मैंने पहले सेंसरी मोटर 0 to 2 years, जिसकी 6 सब स्टेजेस बताई, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। उसके अलावा दूसरी हमने बात करी थी प्री ऑपरेशनल, जो चलती है आपकी 2 से 7 साल। फिर तीसरी हमने बात की है आपसे कॉन्क्रीट ऑपरेशन, जिसमें बच्चा मूर्त चीजों के बारे में सोचने लगता है, जो कि है आपकी 7 से 11 साल। और फिर चौथी है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 15 साल। तो ऑल एंड ऑल अगर हम कहें, इन्होंने कॉग्निशन को बहुत फोकस किया। इन्होंने कहा है कि बच्चे ज्ञान अर्जन में एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। उनके एक्सपीरियंसेस का जब इंटरेक्शन होता है बाहरी दुनिया से, जब वो अपने अनुभवों को बाहर लेके जाते हैं, तो वो जो अंतःक्रिया होती है उससे बच्चे की लर्निंग होती है। और जो कॉग्निटिव लर्निंग होती है वो एक पैटर्न में होती है, जो उन्होंने बताया स्कीमा, व्यवहारों का एक संगठित पैटर्न। वो फिर बार बार जब आप दोहराते हैं तो वो एक मेंटल ऑपरेशन की फॉर्म में सामने आता है। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने कहा बच्चे का एक्टिव रोल रहता है, तो बच्चे को आपको मोटिवेट करना चाहिए। इन्होंने मोटिवेशन की भी बात करी है। बाकी इनकी थ्योरी ना इतनी हेल्पफुल है कि आप जिस स्टेज का बच्चा है उस स्टेज के बच्चे के लिए आप उस हिसाब से पढ़ा सकते हो। उसके लेवल पे उतर के आपको पता हो जाता है कि अच्छा इस स्टेज का बच्चा है तो उसके साथ इस तरह की समस्याएं हैं या ये प्रॉब्लम्स उसके साथ आती हैं। जैसे कि अगर प्री ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा है तो ही कैन नॉट अंडरस्टैंड रिवर्सिबिलिटी, तो उसके अंदर इरिवर्सिबिलिटी है, तो आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उस स्टेज पे कि वो रिवर्सिबिलिटी वाले काम करे। फिर उसके बाद में अगर आप कॉन्क्रीट ऑपरेशन में बच्चे से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर दे, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये यूजलेस है। तो इसलिए इनकी थ्योरी बहुत ही फ्रूटफुल है एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से। और आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आई हो। और अगर आपको ये थ्योरी अच्छी लगी हो, जो मैंने पढ़ाया है वो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिसर्च 365।